हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के सेशन में 5 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटस जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से विस्तार से बताया जाएगा। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा। काफी महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पूछ रहा पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है कब मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 12 अप्रैल। और सही उत्तर आपका रहेगा, आज हम लोग 5 अप्रैल को क्या मना रहे हैं? नेशनल मैरीटाइम डे मना रहे हैं। तो यह दिवस जो है भारत के समुद्री क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए और समुद्री व्यापार के महत्व को समझाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। आप जानते होंगे समुद्र जो है, उस समुद्र के माध्यम से व्यापार है सबसे सस्ता होता है, सबसे सस्ता रूट है व्यापार करने का। तो इसके महत्व को लोगों को बताने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 1964 से ही यह दिवस क्या किया जा रहा है? मनाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है, यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये आपको बताना है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। और इसको जो है नीति आयोग द्वारा रिलीज किया गया है। डाटा कौन किया है? नीति आयोग। अब आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसको कौन जो है, इस डाटा को कौन निकाला है? तो पहले ये बताइए कि कौन सा राज्य इससे शीर्ष पर है। गोवा, उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़। सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा। इसमें जो है फर्स्ट प्लेस पे है। सेकंड प्लेस पे आपके छत्तीसगढ़ है। थर्ड पे आपके क्या है? गोवा है। तो ये आपको ध्यान रखना। सेकंड पे कौन है? छत्तीसगढ़। थर्ड पे आपके क्या है? गोवा। तो देखिए इसके बारे में डिटेल्स। तो इसको कौन जारी किया है? नीति आयोग। हम आपसे पहले ही बता दिए नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। कब हुआ था 2015 में? 1 जनवरी को। ये आपको ध्यान रखना है। तो राजकोष योजना आयोग के स्थान पे ये बना था। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में जानते हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। इसमें क्या है? 18 प्रमुख राज्य को शामिल किया गया है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, सार्वजनिक व्यय, राजस्व और राजकोषीय स्थिरता में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर देखेंगे पहले स्थान पे आपका उड़ीसा, सेकंड पे छत्तीसगढ़, थर्ड पे गोवा, फोर्थ पे आपका झारखंड और फिफ्थ पे आपका गुजरात है। तो ये आपसे कोई भी राज्य इसमें से पूछा जा सकता है। सूचकांक राजकोषीय प्रदर्शन की तुलना और बेंचमार्क करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जो सीएजी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इनके डेटा का उपयोग करता है। तो ये आपको याद रखना है। किसके डाटा का उपयोग किया? 2022-23 के सीएजी के डाटा का उपयोग किया है। यह नीति निर्माताओं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको निर्माताओं को राजकोषीय स्थिरता और लचीलेपन में सुधार के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। सूचकांक कर उछाल का मूल्यांकन करता है, जो मापता है कि राज्य का कर राजस्व जो है उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की वृद्धि के प्रति कितना उत्तरदायी है। तो ये सब चीजें इसमें क्या किया जाता है? मापा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, किस राज्य के कंडिपया जनजाति चटाई को जो है, या जनजातीय चटाई है क्या? कंडिपया। तो इसको जीआई टैग दिया गया। तो अभी आपको जीआई टैग के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे। और इसके बारे में मैं बताया भी हूँ 2-3 दिन से। जीआई टैग कई राज्यों को, वस्तुओं को दिया जा रहा है। तो ये पहले आप बताना है आपको कि किस राज्य का जो ये चटाई है इसको जीआई टैग दिया गया है। केरल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा केरल का पहला ऐसा उत्पाद है, जनजातीय उत्पाद है, जिसको क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ये चटाई है जनजातीय चटाई। तो देखिए इसके बारे में। केरल की पारंपरिक जनजातीय चटाई कंडप्पिया को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया से सम्मानित किया गया है, जिससे यह ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य का पहला जनजातीय हस्तशिल्प बन गया है। अभी आपसे बताया ना, पहला राज्य का पहला बना है।
कंडपिया, जिसका अर्थ होता है दर्पण चटाई। ईख के बांस की नरम आंतरिक परतों से जो है बनी एक हस्त निर्मित हाथ से बनी हुई चटाई है। अगर इसकी विशेषता देखते हैं तो ये इसकी विशेषता परावर्तक पैटर्न है। इस बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न ये है। इसके लिए जाना जाने वाला यह कपड़ा तापीय आराम प्रदान करता है। अब इसका मतलब क्या है, सर्दियों में अगर कहते हैं तो गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है और गर्मियों में ठंडे की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों काम करता है, सर्दियों में गर्म का काम करता है और गर्मियों में ठंडा का काम करता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना जो है इसको बढ़िया से निर्मित किया गया कि दोनों जो है यानी इसका परावर्तक पैटर्न के रूप में ये कार्य करता है। पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल होने के कारण यह वैश्विक स्थिरता प्रवृत्तियों के अनुरूप है। तो इसको ध्यान रखना है। किस राज्य को दिया गया? केरल के पहले जनजातीय उत्पाद को जो है ये जनजातीय उत्पाद है कंडपिया, इसको दिया गया है। तो अभी आपको इमेज के माध्यम से भी दिखाते हैं। ये है, देखिएगा, ये है आपका कंडपिया, लेकिन इसके पहले जो है भौगोलिक संकेतक जान लीजिए, जीआई टैग जान लीजिए। तो जीआई टैग जो है पहले ये जानिएगा, एक 1999 में एक एक्ट आया था जीआई टैग को जो है वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक देने के लिए, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 में। इसके द्वारा 2003 से ये शुरू किया गया था, लेकिन 2004 से इसको दिया जा रहा, 2004-05 से। सबसे पहले जो दार्जिलिंग का चाय है, कहाँ का? दार्जिलिंग का, उसको ये दिया जाने लगा है। उसको वो दिया गया था दार्जिलिंग टी को, कब? 2004 में। तो ये आपको ध्यान रखना, पूछा जा चुका है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत जो है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा इसको दिया जाता है। और अगर देखेंगे, आपको हम बताए ना, दार्जिलिंग चाय को पहली बार दिया गया था और सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश के राज्य को मिला है, लगभग 75 जीआई टैग अभी तक मिल चुका है। और उसके बाद आपका तमिलनाडु है। तो अब इसको अभी जो है इसके बारे में भी अभी आपको बताए थे 2 दिन पहले। जीआई टैग एक बौद्धिक संपदा लेबल है जो किसी उत्पाद की उत्पत्ति की और उसकी गुणवत्ता को उसके भौगोलिक स्रोत के आधार पर जो है प्रमाणित करता है। जैसे कोई वस्तु है, किसी स्थान के लिए वो फेमस है, किसी स्थान पर जो है, जैसे दार्जिलिंग टी आपको पता है, और दार्जिलिंग टी जो अपने विशेषता के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में जाना जाता है। तो उसको उसका क्या किया जाता है? प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि हाँ ये दार्जिलिंग टी इसका कहीं और, जैसे मान लीजिए नहीं, दार्जिलिंग टी के नाम पे कोई और चीजें जो है बेचने लगे मार्केट में, तो उसकी गुणवत्ता उससे क्या होती है? बनी रहती है और उसका पहचान भी बना रहता है। तो इसलिए दिया जाता है। ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए बाबू? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और अभी जो है एक उत्पाद है जिसका नाम है आपका चपाता मिर्च। चपाता मिर्च इस समय जो है जीआई टैग दिया जा रहा है कई वस्तु को। आपको हम 2 वस्तुएं बता चुका हूं, आज 2 बता रहा हूं। चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च कहते हैं, टमाटर की तरह देखने में लगता है, तेलंगाना की है, हैदराबाद के क्षेत्र में जो है ज्यादा उगता है। वैसे ये वारंगल जिला है, वारंगल जिला तेलंगाना का। तो इसे जो है टमाटर मिर्च या चपाता मिर्च को अभी जीआई टैग दिया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये किस राज्य में उगने वाला है, तो ये पाया जाने वाला है, तो ये तेलंगाना में पाया जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। इसकी महत्वपूर्ण गुण होते हैं, टमाटर की तरह देखने में लगता है, इसीलिए जीआई टैग दिया गया है। अगला है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको बताना है, नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। विकल्प है, आप देखिए, हम पानी पीते हैं। किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर आपको बताना है। विकल्प है आपके सामने, सही उत्तर आपका रहेगा शिव सुब्रमण्यम रमन को जो है इसका PFRDA का क्या किया गया है? नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर किया गया है? तो दीपक मोहंती के स्थान पर यस रमन यानी शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। ये मई 2025 में क्या करेंगे? अपना पदभार ग्रहण करेंगे, जब मोहंती का कार्यकाल क्या होगा? पूरा हो गया।
पूरा होगा और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा या 65 वर्ष का, जो भी इसमें से पहले होगा। यानी जो है पेंशन फंड है, जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है जो इसके अध्यक्ष होते हैं, या 65 वर्ष की जो उसमें पूरा होता है। तो ये जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 2003 में स्थापित किया गया था, एक्ट ला करके, PFRDA एक्ट ला करके। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये पेंशन से संबंधित जितनी मुद्दा होती है पूरे भारत में उसको ये डील करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रमन जो है वर्तमान में भारत के CAG में जो आप अभी बताए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में कार्यरत है। तो ये आपको ध्यान रखना। आपको पता होगा CAG का वर्णन हमारे अनुच्छेद में 148 से अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी करने वाला है या करेगा? तो अभी घोषणा हो चुका है इसका। तो कौन सा देश करेगा? UK, ऑस्ट्रेलिया, UAE, ब्राजील। सही उत्तर आपका रहेगा यूनाइटेड किंगडम जो है इसके लिए बोली जो है लगा लिया है, पा गया है। इसका मेजबानी होस्टिंग के लिए इसको रख दिया गया है फीफा विश्व कप 2025 महिला होगी। तो UK जो है यूनाइटेड किंगडम है एकमात्र वैध बोलीदाता के रूप में फीफा वर्ल्ड कप, फीफा महिला विश्व कप, ये भी ध्यान रखना कि महिला वाला ये है, 2035 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और संयुक्त बोली में इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के फुटबॉल संघ इसमें जो है शामिल हैं। आपको पता होना चाहिए या पता होगा, ये इंग्लैंड हो गया, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सब क्या है? UK के पार्ट हैं। तो UK इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया। अब यहाँ आप इंग्लैंड की जगह पे, UK की जगह पे आप ब्रिटेन लिख देंगे तो आपका ये गलत हो सकता है क्वेश्चन। तो इसलिए इसको UK लिखना है, क्योंकि UK का विस्तार आपका ज्यादा है, ब्रिटेन का अपेक्षाकृत कम है। तो यह घोषणा जो है फीफा अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो ने सर्बिया के बेलग्रेड में इसका जो है मीटिंग हो रहा था, कांग्रेस में जो है कहीं है। तो ध्यान रखना है, कहे हैं। तो उस वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। अभी आपका वीडियो जो है आप प्रयास करूंगा कि टाइम से मिल जाए, 5:30 तक आपका वीडियो आज तो मिल जाना चाहिए। अगला है, रेल मंत्रालय ने के अनुसार फरवरी 2025 तक किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपको बताना। अभी इसका जो राज्यसभा में बताया गया है। तो किस राज्य में सबसे अधिक है जो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा लगा है? तो आपका कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य इसमें जो है प्रथम स्थान पे है। क्या करने में? सौर ऊर्जा लगाने में। कहाँ लगाने में? रेलवे स्टेशन पे लगाने, रेलवे स्टेशन के प्रतिष्ठान पे। तो राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा 275 रेलवे स्टेशन है जहां सौर ऊर्जा संयंत्र क्या है लगाए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री ने कहा दिया है? 2 अप्रैल को लोकसभा में यह जानकारी प्रदान की है। वित्त वर्ष 24-25 के दौरान भारत ने 6 गीगावाट सौर ऊर्जा सहित 25 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को जो है जोड़ा है 2024-25 में। और 31 मार्च 2025 तक देश में कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 21 गीगावाट तक पहुंच गई है। अब भारतीय रेलवे का 2-3 लक्ष्य है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो भारतीय रेलवे का लक्ष्य है 2024-25 तक 100% विद्युतीकरण हासिल करना है और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है बनना है उसको। और रेलवे जो है ये भी निर्धारित किया है, ये भी लक्ष्य रखा कि 2030 तक जो रेलवे की खाली जमीन है उस पर 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का स्थापना किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। 25-26 तक क्या कहा है कि पूर्ण रूप से हम विद्युतीकरण हो जाएंगे, रेलवे का विद्युतीकरण हो जाएगा। 2030 तक शुद्ध कार्बन जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन हम लोग हासिल कर लेंगे और 2030 तक 20 गीगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा अपने स्थानों पर रेलवे के जमीन पर लगाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है, इसको ध्यान रखना है। अगला है, एशियाई क्रिकेट परिषद है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा मोहसिन नकवी जो है पाकिस्तान के
क्या है, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनको मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का क्या किया गया है, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। या 3 अप्रैल को जो है सम्मी सिल्वा जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। 2 साल के लिए अपना पदभार ग्रहण किए हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो होता है उसमें 30 देश हैं, 30 देश के, एशिया के 30 देश इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं एशियाई क्रिकेट काउंसिल में, और ये एशिया के खेलों को जो है रेगुलेट करता है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना कहाँ हेडक्वार्टर है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। अगला है, चर्चा में रहा बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये बताना है किस राज्य में स्थित है। अभी ये चर्चा में है, क्यों चर्चा में, ये भी आपको बता देंगे। तो सही उत्तर आपका रहेगा मेघालय में। यहाँ है, कहाँ है, मेघालय में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने गारो ग्रीन स्पाइन परियोजना दल ने मेघालय के नारंगबारी विलेज रिजर्व फॉरेस्ट में एक दुर्लभ बिंदु रोंग को कैमरा में ट्रैप किया है, कैमरा ट्रैप में क्या किया है, कैद किया है। तो इसलिए जो है चर्चा में रहा है। देखिएगा जितने नेशनल पार्क होते हैं, जितने रिवर होते हैं, जितने और महत्वपूर्ण जियोग्राफिकल साइट होते हैं, जियोग्राफिकल पॉइंट होते हैं, जियोग्राफिकल नदी हो गया, जैसे चर्चा में जो है झील हो गई, ये सब पूरा आपको अगर सेशन देखते रहेंगे तो पूरा आपका उसी के माध्यम से कवर हो जाएगा। और जितने चर्चा में रहते हैं, और जो पॉलिटी वाला जितने भी अनुच्छेद रहते हैं, जितने भी मुद्दा रहते हैं, सब आपको उसी में कवर कर दिया जाएगा। तो आप सब देखा करिएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब टॉपिक आपका जितने महत्वपूर्ण रहते हैं वो कवर कर दिया जाएगा, और आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपको नई जानकारी मिल जाएगी। तो बिंदु रोंग जो है, ये जिसे भालू बिल्ली कहा जाता है, ये नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा क्या है, सीवेट है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में क्या हुआ, पाए जाने वाला सर्वाहारी स्तनपायी है। तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। बाकू से बेलम रोड मैप, एक रोड मैप लाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये रोड मैप है, अभी इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। वैश्विक तापमान को 2030 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करना, 2035 तक जलवायु कार्रवाई के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाना, और 2070 तक वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है या कार्बन उत्सर्जन कम करना है। और उसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो कौन इसमें से करना है आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा कौन, बी, 2035 तक जलवायु कार्रवाई के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर क्या करना है, जुटाना है। तो ये इसका लक्ष्य यही है, मुख्य उद्देश्य यही है। तो बाकू से बेलम जो रोड मैप है, अब इसके बारे में जान लीजिए क्या, क्यों इसका नाम दिया गया है। तो COP 29 हुआ था बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में, ये आपको ध्यान रखना है। अभी पिछली वर्ष इसका आयोजन हुआ था। तो और अभी जो COP 30 का आयोजन होने वाला है, कहाँ, बेलम, ब्राजील में, ये नवंबर के महीने में आपका होने वाला है 2025 में। उसके बीच में शुरू किया गया एक वित्त जुटाने का क्या है, ढांचा है, स्ट्रक्चर है। उद्देश्य क्या है इसका, तो जो विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए 2035 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने का मार्ग तैयार करना है। तो ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत ने जो ब्राजील में आयोजित हो रहा 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक है, इसमें सभी 11 ब्रिक्स देशों से बाकू से बेलम रोड मैप का जो है समर्थन करने का आग्रह किया है। कहा है सभी जो ब्रिक्स देश हैं ये इसको जो है कर ले, इसमें ज्वाइन कर ले इसको, जो बाकू से बेलम रोड मैप है। इससे क्या होगा, जो विकासशील देश हैं वो इन्वायरमेंट से संबंधित जो परेशानियां हैं या जो जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त जुटाना है 1.3 ट्रिलियन, उसमें मदद करेगा। और तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, COP जिसे कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसके प्रेसिडेंसी जो अजरबैजान और ब्राजील के पास 29 जो है अजरबैजान के पास था, 30 अभी ब्राजील के पास आ गया है। उसको इस प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए क्या है, आदेश दिया गया है।
काप 30 जो है ये 10 से लेकर के 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलम में होने वाला है, तो इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो आज का यहीं पर रखते हैं। अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा इसको, सेशन को बहुत जो है मेहनत से वीडियो लाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, और देखिएगा पूरा डिटेल्स में जो चर्चा में विषय रहता है उसको सब पूरा आपका जो है जो न्यूज में रहता है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो अभी दो तीन न्यूज और आपको जो है इसमें ऐड कर सकता हूँ, लेकिन सेशन लंबा हो जाता है इसलिए जो है कमी रहता है वीडियो। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।